नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम हमारा पॉलिटी का लेक्चर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले लेक्चर्स के अंदर हमने जुडिशरी कंप्लीट किया है और उसके पहले वी हैव फिनिश विद द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर हमने राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, इसके साथ ही हमने स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब भी कवर कर लिया था। अगर बात करें आज के लेक्चर 19 की, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी हो तो आपको पार्लियामेंट आपका हो चुका होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, पार्लियामेंट जो सेंटर में काम करती है उसी तरीके से आपको स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में काम करते हुए मिलती है। और जो पार्लियामेंट के अलावा आप देखोगे एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सेंटर में देखने को मिलती है, वैसे ही स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। तो आज की क्लास में हम स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें कवर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग लेट अस हैव सम PYQ रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब PYQ से क्या होगा, हमें अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं, और थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखते हुए चलना है कि किस तरीके से आपको कौन कौन से एलिमेंट पे, कौन कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान अच्छे से देना है। लेट अस सी द PYQ। गवर्नर के ऊपर और गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने पहले से गवर्नर किया है तो बताया, इसका आंसर आपको बताते चलना है। बाकी हम इसका आंसर जो है आफ्टर फिनिशिंग आवर लेक्चर देखेंगे। एक बार हम अभी PYQ देख रहे हैं, फिर एक बार हम पूरा कंटेंट कवर करेंगे, उसके बाद में हम वापस से PYQ का सॉल्यूशन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। The governor can send a report to the president recommending the imposition of the president rule. Okay. The governor appoint the council of minister independently. ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंटली एक वर्ड यहाँ पे स्पेशल अलग से लगाया गया। द गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके। द गवर्नर फ्रेम रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर फ्रेम रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो 1 2 3 4 हाउ मैनी स्टेटमेंट गिवन अबो आर करेक्ट। तो आप ये पेयर निकालना है, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, आप समझ सकते हो किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, गवर्नर के फंक्शन के ऊपर पूछे गए 2016 का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गवर्नर अपॉइंट्स द CM ऑफ द स्टेट। ओके। द गवर्नर मे रिजर्व अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। द गवर्नर कैन सेंड a report to the president regarding breakdown of the constitutional machinery in the state. Which of the following statement given are correct? 1 2 2 and 3, 1 and 3, 1 2 and 3. अब ये तीसरा क्वेश्चन रहा, इट इज़ रिलेटेड टू द स्टेटस एंड टीनर ऑफ गवर्नर। 2018 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। द गवर्नर इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5 years। द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। 1 only, 2 only, 3 only, 1 and 3 only। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो जब हम करेंगे तब आपको तो पता चली जाएगा। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर रिलेटिंग टू आर्टिकल 157 and 158। Let us see the question. Consider the following statement regarding the qualification of a governor. He must be a citizen of India. He must have completed 35 years of age. He must be a member of parliament at the time of appointment. He must not hold any office of profit. How many of the given statement is are above are correct? 1 and 2 only, 1 2 and 4, 2 3 and 4, 1 2 3 4। तो 35 ईयर्स का तो पहले पता भी था, सिटीजन का भी हमने पता था। MP ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, होल्ड ऑफिस ये भी बिल्कुल मस्ट नॉट होल्ड, नॉट यहाँ पे दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से डायरेक्ट आंसर आ सकता है। बताइए, अगर आपको लग रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है तो भी आप बता सकते हैं, फिर आपके हिसाब से D ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो फिर B ऑप्शन करेक्ट अभी तो जा रहा है।
इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रिलेटेड टू द आर्टिकल 161 दैट इज पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। हमने इसके पहले प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर देख चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार जाके देखिए, जो पार्लियामेंट वाला लेक्चर था उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। द गवर्नर कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पता होना चाहिए। अ गवर्नर कैन ग्रांट pardon in case involving offenses under the state laws. The governor can grant pardon in court martial cases. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी हमने प्रेसिडेंट के केस में किया था। प्रेसिडेंट के केस में पार्डनिंग पावर आपको आर्टिकल 72 के अंदर देखने को मिल जाती है, और उसके अंदर आपको 89 ऐड करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 161। तो ये कितना हो रहा है, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर आपको देखने को मिल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट, 1 2 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर पावर टू पार्डन एक्सटेंड टू डेथ सेंटेंसेस। ओके, द गवर्नर पावर अंडर आर्टिकल 161 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब ये अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है, भले आपको लग रहा हो कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जब एग्जाम में बनता है तो बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। अगर एक भी स्टेटमेंट में अगर आपको डाउट है तो पूरा की पूरा आपका आंसर गलत हो सकता है। द गवर्नर पावर्स ऑफ पार्डन एक्सटेंड टू डेथ सेंटेंसेस, क्या ये सही है? क्या ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है? ये आपको बताना है। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेते हुए। हमने आर्टिकल 75(3) के अंदर भी देखा था, और इसके साथ में बहुत सारी जगह पे हमने देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 74 के अंदर भी आया था, आर्टिकल 74, 73, 75, इसके अंदर सब हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देखा था। अब ये तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देखा था। अभी क्या बात हो रही है, अब हो रही है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो let us see state government related. The council of ministers in a state is collectively responsible to, अगर आपको पता हो आर्टिकल 75(3) के अकॉर्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, तो अब स्टेट के अंदर किसको वो रहेंगे रिस्पॉन्सिबल, गवर्नर को रहेंगे कि नहीं, चीफ मिनिस्टर को रहेंगे कि नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को रहेंगे कि नहीं, दे विल बी अलाइन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये इसका आंसर इजीली यहाँ से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। ये तो अभी हमने बिना पढ़े ही किया है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस नॉलेज दैट इज़ आर्टिकल 75(3), और जो लोकसभा का बारे में बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, एक ही के साथ में दोनों नहीं हो सकते। तो 2 3 वाला जो साथ में है वो तो अपने आप ही चला गया, 1 and 2 ओनली, 1 ओनली, 2 ओनली। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन के। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल SLC। इट इज़ अ परमानेंट बॉडी, ऐसा कहीं है क्या, बताओ। इट कैन बी डिजॉल्व बाय द गवर्नर। अब ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को आप कंपेयर कर सकते हो विद द राज्यसभा। राज्यसभा इज़ अ परमानेंट बॉडी, 6 साल का टेनर रहता है, 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, ये हमने देखा था। वैसा ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, परमानेंट बॉडी है, क्या डिज़ोल्व की जा सकती है, डिज़ोल्व तो हो ही नहीं सकती है। इट हैज़ इक्वल पावर विथ लेजिस्लेटिव असेंबली इन फाइनेंशियल मैटर। तो अगर आपको राज्यसभा और लोकसभा का फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड चीज़ें पता हो, मनी बिल हमने देखा था, मनी बिल अंडर आर्टिकल 109 एंड 1010। इसके साथ में हमने देखा था बजट अप्रोप्रिएशन बिल, बजट 112 के अंदर देखा था। इसके साथ में अप्रोप्रिएशन बिल 113 के अंदर, इसके साथ में हमने देखा था फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117। तो ये सब की पावर हमने किसके पास में देखी थी ज़्यादा, लोकसभा के पास में। राज्यसभा के पास में लिमिटेड पावर थी।
तो सेम केस अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसके पास में ज़्यादा पावर है, किसके पास में नहीं है। तो इसका आंसर आपको बताना है 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली। देखो तो आपको, अगर आपने पार्लियामेंट को अच्छे से किया है, अगर आप मेरे लेक्चर्स आपको थोड़े से बोर लग सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होते जाएगी। और इसके साथ में अगर आपको पीडीएफ भी उसकी लेनी है तो आप पेड कोर्स के अंदर आ सकते हो, उसके अंदर पूरा सिस्टमेटिक आपको सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी अलॉन्ग विथ पीडीएफ एज वेल। ठीक है, तो ये हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में 10th क्वेश्चन आ रहा है, क्रिएशन अबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बताइए, पार्लियामेंट कैन क्रिएट और अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय अ सिंपल लॉ। तो पार्लियामेंट के हाथ में है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी, मतलब ये पार्लियामेंट ही करता है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है या फिर सिंपल लॉ की रिक्वायरमेंट है? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड बोथ, नाइदर। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एडवोकेट जनरल के ऊपर। तो ये सभी किसके अंदर में आ रहे हैं? ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं। इसके पहले हमने जो देखा था पार्लियामेंट देखा था, अगर आप पुरानी क्लासेस देखोगे तो पार्लियामेंट कवर किया था। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सब चीज़ आ रही है, स्टेट के अंदर सब चीज़ आ जा रही है। स्टेट जुडिशरी, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल, और साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल के ऊपर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ही हैज़ द राइट टू स्पीक इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ये तो हमने देखा था, इसको आप कंपेयर कर सकते हो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल कैन स्पीक इन द लोकसभा, राज्यसभा, इन द पार्लियामेंट, बट ही कैन नॉट वोट इन द सेम मैनर। यहाँ पे भी होना चाहिए। आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें सब पैरेलल चल रही है। पार्लियामेंट से पैरेलल स्टेट गवर्नमेंट आपको देखने को मिल रहा, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिल जा रही है, इंक्लूडिंग अगर काउंसिल भी आ जा रही है वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो भी, मतलब स्टेट का जो आपको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट के पैरेलल में आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर बात करें हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, राइट टू स्पीक इन द स्टेट लेजिस्लेचर, राइट टू वोट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? 1 एंड 2, 2 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो बहुत ईजी आपका ये आंसर क्वेश्चन बन जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको 11 के 11 क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। लेट अस सी हाउ मैनी ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। माइंड्स ऑफ यूपीएससी का जो चैनल है उसकी लिंक आपको ये टेलीग्राम के ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी वीडियो के साथ में, आपको कमेंट सेक्शन में मैं ऐड कर दूंगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको इसकी ये जो क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ, आपको पीवाईक्यू की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी अलॉन्ग विथ उसके सॉल्यूशन। तो ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर पेपर। अब हम स्टार्ट करेंगे कोर कंटेंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। आज की हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एट स्टेट लेवल। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो पार्ट 6 के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के देखने को मिल जाता है। अगर बात करें पार्ट 5 के अंदर, तो पार्ट 5 हमने देखा था कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है। 52 से लेके आप देखोगे 147 तक के आपको देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट 152 तक के आपको देखने को मिल जाता है। पार्ट 5 ही चलता है। 148 के अंदर आपको कैग देखने को मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ, इट इज़ बीइंग पार्ट ऑफ पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी हम देख रहे हैं पार्ट 6। पार्ट 6 के अंदर आपको स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिल जाता है। ये सब आपको पता ही होगा। अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो इसके जो आर्टिकल आ जाता है पार्ट 6 का, पार्ट 6 का आर्टिकल स्टार्ट होता है 153 से और ये 237 तक के आपको देखने को मिल जाता है। 237 मीन्स आप देखोगे यहाँ पे फिर हाई कोर्ट के भी बहुत सारे रिलेटेड एस्पेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो
वो जो हमने देखा था जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट जो हमने देखा था वो हमने सेंटर के अंदर देखा था, और जो हाई कोर्ट देखेंगे हम वो स्टेट के अंदर देखेंगे। तो इसीलिए आप देखोगे जो हाई कोर्ट के जो आर्टिकल, हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल आते हैं 224, 226, 230, सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड जो आते हैं वो सब आपको पार्ट 6 के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये हमारी बात हो गई। तो पार्ट 6 क्या बताता है? पार्ट 6 डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। इसको अभी हम एक काम करेंगे, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बर्ड्स आई व्यू देख लेते हैं, उसके बाद में हम एक एक टॉपिक को डेप्थ में कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टेट की अगर बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो आपको वहाँ पे सबसे प्रिंसिपल एक जो ऑफिस देखने को मिलेगा, दैट इज़ द ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब ये जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ये आपको पता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। जिस तरीके की प्रेसिडेंट की पोजीशन रहती है इन द सेंटर, वैसे ही आपको स्टेट के अंदर गवर्नर की पोजीशन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जैसे पीएम की पोजीशन रहती है, यहाँ पे आपको सीएम की पोजीशन देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या इसे बोला जाता है, डी जोर हेड इन द सेंटर, वैसे ही गवर्नर को यहाँ पे डी जोर हेड बोला जाता है इन द स्टेट। और इनफैक्ट डी फैक्टो यहाँ पे हेड बोला जाता है पीएम को, यहाँ पे डी फैक्टो हेड किसे बोला जाता है? सीएम को। इतना तो आपको पता होगा, नहीं है तो आपको ध्यान रखना है। डी जोर बोले तो ये एक थोड़ा सा नॉमिनल हेड बोला, इसे बोल सकते हो, और डी फैक्टो को आप बोल सकते हो रियल एग्जीक्यूटिव हेड। तो ये हमने समझ लिया गवर्नर को और प्रेसिडेंट को और उनके बीच में पैरेलल। अब ये जो गवर्नर है, ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, लेकिन आपको पता है प्रेसिडेंट खुद से अपॉइंट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। तो मतलब पीएम ही है जो कहीं ना कहीं गवर्नर को अपॉइंट करने में अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और प्रेसिडेंट उन्हीं के हिसाब से फिर काम करते हैं, उन्हीं के हिसाब से गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। इसीलिए अब जो पीएम हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, और सीएम यहाँ पे हो गया स्टेट गवर्नमेंट। तो अब जब पीएम अपने हिसाब से गवर्नर को अपॉइंट करवाएंगे बाय द प्रेसिडेंट, तो अगर वहाँ पे स्टेट के अंदर सेम गवर्नमेंट है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं वहाँ पे सीएम अलग पार्टी के हो गए और पीएम कोई दूसरी पार्टी के हैं, तो यहाँ पे फिर जो गवर्नर है वो पीएम अपॉइंट कर रहे, तो वो पीएम को कहीं ना कहीं या फिर प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करेंगे, पीएम के हिसाब से काम करेंगे। ऐसा बोला नहीं जाता है, लेकिन ये आपको पता है कहीं ना कहीं वो अलाइनमेंट रहता ही है। और फिर वो सीएम के साथ में हमेशा लॉगर हेड में रहेंगे, कहीं ना कहीं ऑलवेज देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन बिटवीन सीएम एज वेल एज गवर्नर। तो इसीलिए आप देखते हो कि हमेशा गवर्नर का मामला आता है। और सेम आपको अगर बात पता हो तो जो केरला और तमिलनाडु के अंदर जो केसेस चलते रहते बार बार कि जो केरला के अंदर है जो वहाँ के गवर्नर है वो और सीएम और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टसल चल रही है। सेम आपको वेस्ट बंगाल के अंदर भी बहुत बार देखने को मिल जाता है, सेम आपको तमिलनाडु के अंदर भी बहुत बार देखने को आपने देखा होगा। और ये जग जाहिर बात है, दिल्ली का तो कोई आपसे छुपा हुआ बात नहीं है। दिल्ली के अंदर गवर्नर नहीं होते लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो सेम वहाँ पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहीं ना कहीं सेंट्रल के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं, और वो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनके साथ में लॉगर हेड ऑलवेज इन अ कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में रहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लेट अस सी फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर्मेट द गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड। अभी आपको बताया था यहाँ पे ये डी जोर हेड है स्टेट के, ठीक है। और ये जो है एग्जीक्यूटिव हेड भी है। एग्जीक्यूटिव हेड क्यों आ गए? अब देखो एग्जीक्यूटिव में तो सीएम आने चाहिए, लेकिन जब भी जैसे पीएम के बाद में या फिर कोई भी जो पीएम का डिसीजन है वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट जाता है, तो वैसे ही सीएम की कोई भी डिसीजन वो इन द नेम ऑफ गवर्नर जाते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट को हम एग्जीक्यूटिव के हेड बोलते हैं, वैसे ही
वैसे ही आपको गवर्नर भी एग्जीक्यूटिव हेड देखने को मिलेंगे, लेकिन कौन से हेड हो जाते हैं, वो नॉमिनल हेड हो जाते हैं ना। ये आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं। द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट सिमिलर टू द प्रेसिडेंट एट द यूनियन लेवल। ऑल्दो द रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द CM। गवर्नर एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट इन डिस्क्रिशनरी मैटर। तो ये डिस्क्रिशनरी मैटर जैसे हमने प्रेसिडेंट के लिए पढ़ा थे कि हंग असेंबली होती है, तो उस समय पे प्रेसिडेंट कैन कॉल एनी पर्सन टू प्रूव द मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। वैसे ही गवर्नर भी कोई भी पर्सन को कॉल कर सकता है टू प्रूव द मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन केस ऑफ हंग असेंबली। अगर बात करें अपॉइंटमेंट की और टेन्योर की, तो देखिए आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग इट हैज़ गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रेसिडेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं इन द स्टेट, इसीलिए प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करते हैं। और ये तभी तक काम करते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट के हिसाब से ये सही कर रहे हैं, या फिर प्रेसिडेंट जब तक चाहे। तो उसके लिए जो वर्ड बहुत ही एक ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ हुआ है, दैट इज़ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ही होल्ड्स ऑफिस, ही और शी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे जब तक प्रेसिडेंट का मन होता है उस समय तक ये ऑफिस होल्ड करते हैं, मतलब इनका कोई फिक्स टेनर नहीं है। तो हमारा एक जो क्वेश्चन आया था कि 5 ईयर्स का फिक्स टेनर है, वो गलत हो गया। इट मीन्स इनकी कोई ऐसा फिक्स टेनर नहीं होता है, जब तक के प्रेसिडेंट चाहे तब तक ये इन्हें कंटिन्यू करा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल टर्म आपको 5 ईयर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल 56 के हिसाब से प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक के ये ऑफिस को होल्ड करते हैं। कैन बी रिमूव अर्लियर विदाउट गिविंग रीज़न। अब प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है, जब चाहे उन्हें हटा दे बिना कोई रीज़न के, ठीक है। और इसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होता कि प्रेसिडेंट ने क्यों हटा दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट का ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव है वो एट द गवर्नर एट द स्टेट लेवल। तो इसीलिए प्रेसिडेंट के प्लेजर पे, प्रेसिडेंट के हिसाब से वो जब चाहे तब अपॉइंट कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज 35, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे कोई MP MLA वाली बात नहीं हो जा रही है कि MP MLA ऐसा कुछ होना चाहिए। अब लेट अस सी द पावर फंक्शन ऑफ द गवर्नर। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो अपॉइंट कर देते हैं CM को, बिल्कुल CM को अपॉइंट करते हैं। अभी मैंने बताया था हंग असेंबली वाले केस की हमने बात करी थी, वैसे ही नॉर्मल केस के अंदर भी वो CM को अपॉइंट करते हैं। जैसा सेम आपको प्रेसिडेंट करते हुए मिलते हैं, वैसा की वैसा सेम आप देखोगे गवर्नर करते हैं एट द स्टेट लेवल। अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जितने भी मिनिस्टर रहते हैं उन सबको अपॉइंट करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किसके एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ CM ही है जो अपनी काउंसिल को डिसाइड करते हैं। इसके बाद में एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट PSCs को भी कौन अपॉइंट करते हैं, ये हमारे गवर्नर साहब या साहिबा जो भी होगा वो। तो ये हो गया चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, चेयरमैन ऑफ स्टेट PSC। सेम अगर आप प्रेसिडेंट की बात करोगे, चलो प्रेसिडेंट से कंपेयर करो। प्रेसिडेंट PM को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 76। इसके साथ में UPSC के जो मेंबर्स हैं और उनके चेयरमैन को भी अपॉइंट करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ में कैग को अपॉइंट करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो ऑफिस हो जाते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट हैज़ एक्टिंग एज अ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो ये हमने देख लिया एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट आर टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 166। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन द स्टेट ऑफ द स्टेट आर टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। जैसा हमने प्रेसिडेंट के बारे में देखा था वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। किसके नाम पे लिया जाता है, ये सब गवर्नर के नाम पे लिया जाता है। जैसा हमने अभी बात करी थी कि जो PM जो भी डिसीजन लेते हैं वो कहीं ना कहीं वो किसके नाम पे आता है, वो प्रेसिडेंट के नाम पे आता है। वैसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब ये हमारा हो गया एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव मतलब कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूट करवा रहे काम को, एज अ गवर्नमेंट के पार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ में वो लेजिस्लेटिव पावर भी रहती है, जब उनकी साइन होती है तभी तो कोई भी कानून बनता है स्टेट के अंदर, तो लेजिस्लेटिव पावर भी उनके हाथ में है। समन्स, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर।
ही और शी हैज़ अ राइट टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर। इसके साथ में एड्रेस द फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन, आर्टिकल 176। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना सारी चीज़ें कॉमन है विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट। गिव्स असेंट टू द बिल्स, मे गिव असेंट, विदहोल्ड असेंट, रिटर्न बिल, एक्सेप्ट मनी बिल एंड रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 200। तो देखो, जैसे हमने प्रेसिडेंट के बारे में देखा था, अगर आपको याद हो तो, प्रेसिडेंट में गिव असेंट, प्रेसिडेंट में विदहोल्ड असेंट, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल, एक्सेप्ट मनी बिल। प्रेसिडेंट भी मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ये हमने देखा था, क्योंकि मनी बिल उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही आता है। और यहाँ पे एक एडिशनल आ रही है, रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट। तो गवर्नर के हाथ में, गवर्नर को जब समझ में नहीं आता है या फिर उनको लगता है कि कहीं ना कुछ प्रेसिडेंट को देखना चाहिए, तो ही और शी हैज़ द राइट टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200। इसके बाद में रिजर्वेशन ऑफ अ बिल इज़ अ मेजर सेंटर स्टेट फ्रिक्शन पॉइंट। अब ये देखो, मैंने आपको पहले बताया था, ये देखो प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है पीएम के हिसाब से काम करते हैं। पीएम क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, और यही प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं। तो गवर्नर भी किसके हिसाब से काम करेगा, प्रेसिडेंट के हिसाब से, या फिर अल्टीमेटली आप कह लीजिए पीएम के हिसाब से। अब पीएम गवर्नर को अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं, तो हमेशा सीएम के साथ में लड़ाई रहेगी। सीएम के साथ में लड़ाई है तो फिर वो मेजर सेंटर स्टेट का फ्रिक्शन पॉइंट बन जाता है। तो रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर द प्रेसिडेंट इज अ मेजर सेंट्रल स्टेट फ्रिक्शन इशू। ये हमने देख लिया लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने की पावर। कानून बनाने की हो क्योंकि यहाँ पे साइन लग जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी ये कानून बना 20 पेज 50 पेज का, तो लास्ट में आता है जो गवर्नर की लास्ट में साइन लगती है, तो वो साइन कहीं ना कहीं लगती है। देयरफॉर गवर्नर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मीन्स जो कानून बनाते हैं। सेम हमने देखा था, पार्लियामेंट हैज़ 3 पिलर, दैट इज़ लोकसभा, राज्यसभा एंड थर्ड वन इज़ प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद में प्रेसिडेंट की साइन लगती है, तभी वो कानून बन पाता है, वो तभी वो जो है बिल जो है वो एक्ट बन पाता है। तो वैसे ही आपको गवर्नर के साथ में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं फाइनेंशियल पावर कौन कौन सी हो जाती है। मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली विद द गवर्नर प्रायर रिकमेंडेशन। अभी जो मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट के मर्जी से ही वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वैसा ही यहाँ पे ये रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी मर्जी से ही मनी बिल को लाया जाता है। मतलब आपकी मर्जी से आपने कुछ सामान खरीद लिया, फिर आप वही सामान को बोल दे रहे हैं कि नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो वैसा ही आप देखोगे, पहले परमिशन ले लेते हैं कि मनी बिल हम ला रहे हैं, और फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं फिर उसे रिटर्न नहीं किया जा सकता। मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली विद द गवर्नर प्रायर रिकमेंडेशन। कॉजेस स्टेट बजट टू बी लेड बिफोर लेजिस्लेचर। और ये क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने आपको क्या करना है, बजट को रखना है। सेम आप देखोगे आर्टिकल 112 के अंदर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का देखा था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज बजट। अभी इसके आपको आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका मन हो तो आप देख लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसके लिए नहीं लिखा है, क्योंकि नहीं तो फिर आप अननेसेसरी ये सब चीज़ों को याद करोगे। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो सब मैंने लिखा है। यूपीएससी भी डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि स्टेट बजट नॉट टू बी लेड बिफोर लेजिस्लेचर ये कौन से आर्टिकल के अंदर है इस तरीके की, या फिर लेड टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर ये कौन से आर्टिकल में है। लेकिन आर्टिकल 112 के बारे में यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे बात करते हैं जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर। कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन एंड कम्यूट सेंटेंस। कैन रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन, कम्यूट सेंटेंस और पार्डन। तो हमने देखा था पीसी 3R। पीसी बोले, पीसी को यूएन कर हमने बोला था एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया है, तो वो 3R पे फोकस कर रही है। यहाँ पे 3R कौन से, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रिमिशन। ये पीसी कौन है, ये ऑलरेडी अगर आपको नहीं पता तो एक बार जो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है, प्रेसिडेंट वाला मेरा क्लासेस है, उसको जाके एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस। अब समझ में आ गया, इनके हाथ में पावर नहीं है टू पार्डन डेथ सेंटेंस। आर्टिकल 72 के अंदर डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की भी पावर थी। किसके हाथ में पावर थी, इट इज़ विद द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर यहाँ पे थी, यहाँ पे गवर्नर के हाथ में पावर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्क्रिशनरी पावर, ये
आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें। गवर्नर मे एक्ट विदाउट मिनिस्ट्रियल एडवाइस। यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एड एंड एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कौन से केस में? अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन हंग असेंबली, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके साथ में रिजर्वेशन ऑफ बिल, कौन से बिल रिजर्व करना है फॉर द प्रेसिडेंट, ये भी आर्टिकल 200 के अंदर जो आता है वहाँ पे भी आप देखोगे इनके हाथ में डिस्क्रिशनरी पावर है। इसके साथ में थर्ड हो गया रिकमेंडेशन फॉर प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रूल अगर लगाना है तो उसकी भी रिकमेंडेशन, ये इनके हाथ में डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो अगर वहाँ पे स्टेट मशीनरी फेलियर हो गई और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो दीज आर 3 डिस्क्रिशनरी पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस 3। हंग असेंबली, रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर द प्रेसिडेंट, और इसके साथ में रिकमेंडेशन फॉर प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। आपको आर्टिकल बार बार इसके लिए बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, मेरे को बहुत बार जो मैंने मेंस दी है, प्री दी है, तो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। अगर आप मेरे क्लासेस शुरू से देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट हो चुकी होगी। नहीं हुई है तो एक बार मेरी क्लास देखो, फिर आप PDF पढ़ो जो मैंने दिया है। बहुत सारी चीज़ें आपके वहीं की वहीं आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आर्टिकल भी आपको याद हो जाएंगे, और फिर उसके साथ में आप PYQ लगा लीजिए। मोस्ट ऑफ द चीज़ें, मोस्ट ऑफ द टॉपिक, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आपके वहाँ पे और भी रोबस्ट हो जाएंगे। नाउ स्टेट के अंदर जो हम कवर कर रहे थे, हमने देख लिया गवर्नर, अब हम कवर करते हैं चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर मीन्स कहीं ना कहीं ये पार्ट किसके हो गए? एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो गए। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने गवर्नर देख लिए, अब हम देख लेते हैं रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। वो थे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ये आपको रियल अथॉरिटी, रियल एग्जीक्यूटिव देखने को मिल जा रहे हैं। ये रियल एग्जीक्यूटिव के बारे में देखो, डी फैक्टो, ये रियल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहे हैं। इन्हें और भी क्या बोल सकते हैं? डी फैक्टो हेड। और इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं नॉमिनल, नॉमिनल और रियल। ठीक है, एक आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के अंदर GDP अगर आप पढ़ोगे तो देयर आर 2 टाइप ऑफ GDP, दैट इज नॉमिनल GDP और रियल GDP। तो किसी को अगर पता हो तो बताइए, नॉमिनल और रियल में क्या डिफरेंस होता है GDP के अंदर? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कौन से GDP के अंदर इन्फ्लेशन जुड़ता है, कौन से GDP में इन्फ्लेशन नहीं जुड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है और बताना है। नाउ लेट अस लुक एट द CM। अगर CM की बात करें तो देखो, CM का जो आर्टिकल आता है दैट इज आर्टिकल 163 एंड 164। ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये याद करा रहा हूँ। ज़्यादा जो काम की चीज़ नहीं है उसे हम पहले ही हटा दिए हैं। ठीक है, आर्टिकल 75 हमने देखा था, 74 देखा था, 75 देखा था। तो 74 और 75 को अगर आप 89 ऐड करोगे तो 163 और 164 वहाँ पे आपको आर्टिकल आते हुए मिल जाएगा। तो उस तरीके से आप इजी, अगर आपको सेंट्रल का भी याद है तो स्टेट का आप डिराइव कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ऑब्वियस सी बात है, और लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर आप देखोगे स्टेट के अंदर कोई भी राज्य है तो उसके अंदर भी आप देखोगे एक हाउस है, एक सदन है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वो कौन से लोग हैं? वो जो है विधायक, उन्हें बोला जाता है MLA। और ये जो हाउस है इसे बोला जाता है इन्हें बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज। असेंबलीज बोले तो जहाँ पे सब इकट्ठा हो रहे हैं, लेजिस्लेटिव बोले तो लेजिस्लेट करने वाले लोग, जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। और कहाँ के? ये स्टेट के हैं, तो ये क्या हो गया? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और इन्हीं के जो लोग रहते हैं अलग अलग जो जगह से चुन के आते हैं, दे आर नोन एज MLA। और जो हमने पहले देखा था पार्लियामेंट के हिसाब से, उन्हें बोला जाता है, पार्लियामेंट में राज्यसभा भी आते हैं, लोकसभा भी आते हैं। लोकसभा जो है इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं, तो वहाँ से जो बंदे आ रहे हैं उन्हें MP कह रहे हैं। राज्यसभा वालों को भी MP कहते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके जो लोग हैं वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं? MLA।
इसके साथ में स्टेट के कोई कोई जगहों पे आप देखोगे जैसे राज्यसभा को बड़ा हाउस बोला जाता है, वैसे ही बहुत कोई कोई स्टेट के अंदर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिल जाएगी। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये भी आप देखोगे यहाँ पे भी इलेक्शन आपको इतना डायरेक्ट इलेक्शन देखने को नहीं मिलता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं रहता है। इसके किस तरीके से इलेक्शन होता है ये हम देखेंगे। और यहाँ पे जो मेंबर चुन के जाते हैं उन्हें बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने इसको याद करने के देखे थे कौन कौन से स्टेट के अंदर है। जुकाम टीबी, तो जे तो जम्मू कश्मीर तो हट गया, तो अभी आपको उकाम टीबी से याद कर सकते हो। ये उकाम उत्तर प्रदेश हो गया, फिर इसके साथ में कर्नाटक हो गया, फिर इसके साथ में आप जैसे महाराष्ट्र हो गया, और ए से आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिल जाएगा, टी से तेलंगाना हो जाएगा, और बी से बिहार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सब आजू बाजू वाले ही आपको स्टेट देखने को मिल जा रहे हैं। इधर राजस्थान, गुजरात, एमपी ये आपको कोई भी नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही हरियाणा, पंजाब यहाँ पे नहीं है, तो ना ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। तो ये यूपी, बिहार, देखो यूपी के साथ में बिहार जा सकता है, तो ये याद हो गया हमें। एपी के साथ में तेलंगाना जा सकता है, आंध्र प्रदेश के साथ में, तो ये याद हो गया। और हमारा जो अभी बचा है दैट इज़ कर्नाटक के साथ में महाराष्ट्र जा सकता है। दोनों का हमेशा इशू चलते रहता है, तो ये दोनों 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 3 जोड़े बन गए। और ये 3 जोड़ों के अंदर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिल जाती है, और जहाँ के जो मेंबर्स हैं उन्हें बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, ये आर्टिकल 169 के अंदर आता है, ये हम अच्छे से अभी पढ़ेंगे। जस्ट अभी आपको ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम कहाँ पे थे? हम थे सीएम के ऊपर। सीएम जो है अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, जैसा प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करते हैं वैसा सीएम को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अदर मिनिस्टर ऑल्सो अपॉइंटेड ऑन द सीएम एडवाइस बाय द गवर्नर। पावर एंड फंक्शन की बात करें, फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये पोर्टफोलियो बताते हैं लोगों को। फिर इसके साथ में कहीं ना कहीं जो भी कैबिनेट की मीटिंग होती है उनको चेयरमैन जो भी रहेंगे तो वो सीएम ही रहेंगे। अगर वो सीएम वो मीटिंग के अंदर है तो वो चेयरमैन वहाँ पे रहते हैं। इसके साथ में गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में आपको लिंक कौन देखने को मिलते हैं? सीएम लिंक के तरीके से एक्ट करते हैं। एडवाइसेस गवर्नर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, ये असेंबली को डिसॉल्व कब करना है ये भी बता देते हैं, गवर्नर को एडवाइस करते हैं। अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ मिनिस्टर, कौन से रिमूवल करना है, किसे रिमूवल करना है, कब करना है, कौन से मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, ये सब कौन बताते हैं? ये सब बताते हैं सीएम टू द गवर्नर। सीएम पोजीशन इज सिमिलर टू पीएम एट द यूनियन लेवल। ऑब्वियस सी बात है, जो आपको बता रहा हूँ वही की वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। नाउ लेट अस लुक एट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 163 164 टॉक्स अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वही की वही बात है। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कौन कौन से आएंगे? मिनिस्टर्स आएंगे पूरे। कौन कौन से मिनिस्टर हो गए? तो यहाँ पे भी स्टेट का जो कैबिनेट होता है वो हो गए कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी डिप्टी मिनिस्टर आ जाते हैं। आपने अभी जैसे डिप्टी सीएम देखे होंगे, कहाँ पे दिए देखे हैं? बताइए, डिप्टी सीएम आपने कौन से स्टेट के अंदर देखे हैं? बताइए। हाँ चलो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना। बहुत ही अच्छा, वन ऑफ द, समझ सकते हो जीडीपी में नंबर 1 स्टेट आता है वो। चलो, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस पे से क्वेश्चन भी पूछा था अभी हमने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन देखा था। और ये आपको आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको आर्टिकल 164 के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इफ़ असेंबली पासेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन एंटायर मिनिस्ट्री रिजाइन। बिल्कुल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है कि अगर सरकार गिरी तो सबकी सब जो मिनिस्टर है वो रिज़ाइन कर देंगे। मतलब पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे गिर जाती है, पूरे मिनिस्टर्स को रिज़ाइन देना पड़ता है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, मीनिंग इन प्रैक्टिस द सीएम। वही बात है, देखो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको है? हाउस को है। ठीक है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है,
तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसको हो जाते हैं, हाउस को हो जाते हैं, क्योंकि वो हाउस से ही चुने गए, हाउस के ही पार्ट हैं, ठीक है। लेकिन जब वो इंडिविजुअल आ जाता है, एक एक मिनिस्टर, तो वो एक एक मिनिस्टर को किसने चुना है, वो एक एक मिनिस्टर को चुना है गवर्नर ने। अगर जैसे आप सेंट्रल की बात करोगे तो वहाँ पे प्रेसिडेंट चुनते हैं, तो प्रेसिडेंट ने चुना है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। वैसे ही यहाँ पे जो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू किसको रहेगी, वो गवर्नर को। किसकी बात हो रही है, मिनिस्टर्स की। लेकिन गवर्नर जो है, असली गवर्नर की जो पावर है वो तो सीएम के हाथ में है, क्योंकि सीएम की एड एंड एडवाइस से वो काम करते हैं। इसके बाद में लेट अस लुक एट द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 168 से 212 के अंदर आपको यहाँ पे बात देखने को मिल जाती है। देखो स्टेट लेजिस्लेचर अभी आपको मैंने बताया था, आइदर इट कैन बी ए यूनिकैमरल और इट कैन बी ए बाइकैमरल। यूनिकैमरल के अंदर आ जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, SLA। बाइकैमरल के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा भी आ जाती है, SLA। और लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो नोन एज विधान परिषद। काउंसिल को क्या बोलते हैं, परिषद, और असेंबली को क्या बोलते हैं, सभा। तो परिषद, सभा आपको दोनों देखने को मिल जाती है कोई कोई स्टेट में। जो हमने अभी देखे थे जुकाम टीबी, हमने 3 जो पेयर बनाए थे, वो पेयर कौन कौन से, वापस से अगर आप बता सकते हो तो बताओ, बहुत ईजी है ये। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कोई काम की चीज़ें नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा आपका डायरेक्टली बन जाएगा, आपको सीधे याद आ जाएगा कि भाई महाराष्ट्र के MH के साथ में कर्नाटक चल रहा था, इसके साथ में AP के साथ में कौन चल रहा था, आंध्र प्रदेश के साथ में तेलंगाना स्टेट चल रहा था, UP के साथ में बिहार। ये आपके तीनों जोड़े बने, और यहाँ पे सीधे यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल गई। करंटली ओनली 6 स्टेट है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो आपको बता दिया यहाँ पे याद हो चुका है, आपके सब दिमाग में बैठ चुकी है ये बातें। नाउ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, विधानसभा की, तो इनके जो मेंबर हैं, आपको इनके जो मेंबर है ये आपको किसके जैसे देखने को मिलेंगे, लोकसभा जैसे। लोकसभा कैसे डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोकसभा के मेंबर, जिन्हें बोलते हैं MP, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हो गए उन्हें कहेंगे आप विधायक, MLA। तो ये भी कैसे होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लोग जाके वोट देते हैं। इसके साथ में इनका जो टर्म रहता है, इट इज़ ऑफ 5 years अनलेस डिजॉल्व अर्लियर। जैसे यहाँ पे 5 ईयर रहता है, वैसे यहाँ पे भी 5 ईयर आपको देखने को मिल जाता है। रियल लॉ मेकिंग बॉडी, बिल्कुल ये तो लॉ मेकिंग बॉडी ही, लेजिस्लेटिव असेंबली का काम ही क्या होता है, लेजिस्लेट करना। लेजिस्लेट मतलब कानून बनाना, टू मेक पॉलिसी, टू मेक लॉज, टू मेक बिल्स एंड एक्ट्स। इसके बाद में हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, परमानेंट बॉडी है, कैन नॉट बी डिसॉल्व। अभी आपको मैंने बताया था कि 2-2 साल में 1/3 जैसे आप देखोगे राज्यसभा के अंदर जैसे 1/3 रिटायर होते हैं एवरी 2 years। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है 1/3 यहाँ पे रिटायर होते हैं, तो ये भी जो है कंटिन्यू रहता है, 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। सेम पैटर्न आपको राज्यसभा के जैसा पैरेलल में देखने को मिल जाता है। अगर इनके कंपोजिशन की बात करें, इलेक्टेड बाय MLAs, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, मतलब हम जिन्हें इलेक्ट कर रहे हैं वो अपने आगे से इलेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मीन्स पीपल जाते हैं, पीपल आर गोइंग एंड वोटिंग फॉर अ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव। आपके जो फिंगर्स है उसके ऊपर शाही लगाते हैं वो, तो वो जितना भी है वो रियल लोग जाके कर रहे हैं, इसे बोलते हैं उसे डायरेक्ट। लेकिन जब क्या कर रहे हैं, पीपल अपने MP MLA को चुन रहे हैं, यहाँ पे लेट से MLA, और फिर वो MLA अपने हिसाब से चुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो पीपल तो डायरेक्ट नहीं चुन रहे हैं, लेकिन वो पीपल का इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो इलेक्शन हो रहा है। तो इलेक्टेड बाय MLAs, लोकल बॉडीज़, गवर्नर नॉमिनेटेड एंड टीचर्स एंड ग्रेजुएट। तो इतने तरीके के अलग अलग लोग यहाँ पे जाते हैं। टीचर्स एंड ग्रेजुएट हो गया, लोकल बॉडीज़ हो गए, गवर्नर नॉमिनेटेड लोग हो गए। तो ये क्या हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनको हम अच्छे से और डिटेल में देखेंगे एक एक चीज़ को।
काउंसिल हैज़ लिमिटेड पावर कंपेयर टू असेंबली, बिल्कुल काउंसिल मतलब राज्यसभा जैसा बात हो गई, तो राज्यसभा के पास में लिमिटेड पावर है एज कंपेयर टू लोकसभा। राज्यसभा की दो स्पेशल पावर हमने देखी थी, अगर आपको याद हो तो, ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312, इसके साथ में दे कैन मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट, दे कैन मेक लॉज अंडर स्टेट लिस्ट। तो दो हमने देखे थे, आर्टिकल 312 और दूसरा कौन सा देखा था, वो कौन सा आर्टिकल था, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ में पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग ऑन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट पे नहीं बना सकते हैं। ये आपको लिस्ट जो देखने को मिलेगी ये स्केड्यूल 7 के अंदर देखने को मिलेगी। अब ये स्केड्यूल क्या है ये हम और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी स्केड्यूल नहीं पढ़ा है हमने, इसके लिए आपको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आपको कुछ पता हो, लेकिन समझ लीजिए कि ऐसे बहुत सारे 12 स्केड्यूल आपको दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हर एक स्केड्यूल के अंदर अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है। तो 7वें स्केड्यूल के अंदर आपको किसकी बात देखने को मिलती है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स। तो वो सब्जेक्ट के अंदर यूनियन सब्जेक्ट आ जाते हैं, स्टेट सब्जेक्ट आ जाते हैं और कॉन्करेंट सब्जेक्ट आ जाते हैं। कॉन्करेंट बोले तो जहाँ पे दोनों कानून बना सकते हैं, तो कॉन्करेंट लिस्ट आपको ये देखने को मिल जाती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब स्टेट भी बना रहा है और यूनियन भी बना रहा है, यूनियन मतलब सेंटर, तो यूनियन और स्टेट जब दोनों बना रहा है तो वैलिड किसका माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा यूनियन का, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ पे अगर दोनों का कानून बनाए तो यूनियन वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई ऐसा अलग से आप समझने वाली बात नहीं है। भाई स्टेट और यूनियन दोनों बना रहे तो किसके हाथ में पावर रहेगी, यूनियन के हाथ में पावर रहेगी। यूनियन का ज़्यादा जो आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए यूनियन यहाँ पे कॉन्करेंट के अंदर अगर दोनों बनाती है तो यूनियन का आपको पल्ला ज़्यादा देखने को मिलेगा। नंदलेस लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनके हाथ में पावर है टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ये फाइनेंशियल कंट्रोल भी करते हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर। किसकी बात हो रही है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। अमेंडमेंट ऑफ स्टेट लॉज ये भी करते रहते हैं, ये सब तो पता ही है। नाउ इसके साथ में हम देखते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल आप देखोगे आर्टिकल 165 के अंदर बात हो रही है। अटॉर्नी जनरल हमने कहा देखा था आर्टिकल 176 के अंदर, प्लस 89 जोड़ दो तो कितने हो गए, आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 टॉक्स अबाउट अटॉर्नी जनरल, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल। अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बिल्कुल। इसके साथ में स्टेट एडवाइसेज स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर, ये भी बिल्कुल। बिल्कुल किसकी कॉपीकेट हो गया, ये बिल्कुल कॉपीकेट हो गया किसकी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, आर्टिकल 76। वो आपको यूनियन के सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर देखने को मिलेंगे। यूनियन गवर्नमेंट को वो लीगल मैटर पे एडवाइस करते हैं और उन्हें कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे कौन है, एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ठीक है। बहुत इजीली आपको ये याद हो जाना चाहिए। इसके साथ में स्टेट जुडिशरी की बात करें तो बिल्कुल स्टेट के अंदर स्टेट जुडिशरी भी आ जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर हाई कोर्ट सुपरविजन आपको देखने को मिल जाते हैं। आर्टिकल 233 से 237 डील विथ सबॉर्डिनेट जुडिशरी। 233 से लेके 237 तक के आप देखोगे सबॉर्डिनेट जुडिशरी के अंदर बात आ जाती है। और इसके साथ में 224 से लेके 232 तक के कहीं ना कहीं वो हाई कोर्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये 224 नहीं है, 214 है ना। 214 से लेके 232 तक के या फिर अगर आप और स्पेसिफिक बात करें तो 231 तक के आपको हाई कोर्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट देखने को मिल जाते हैं। 231। आगे बात करते हैं, लेट अस सी व्हाट कैन बी द ट्रैप जो यूपीएससी बना सकता है। देखो गवर्नर इज इलेक्टेड, बिल्कुल गलत बात है। बताइए गवर्नर इलेक्ट आपने कहाँ देखा, नहीं देखा। गवर्नर तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करते हैं। गवर्नर कैन रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट, बिल्कुल अंडर आर्टिकल 200। सीएम इज अपॉइंटेड बाय लेजिस्लेचर, ऐसा थोड़ी होता है, गलत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली, बिल्कुल सही बात है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। आर्टिकल 164, 75,
सब क्लॉज 3 + 89, तो ये कितना हो गया 164, आपको याद रखना है। ठीक है, 75 बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये सेंटर की बात हो रही है। यहाँ पे 164 में किसकी बात हो जाती है, असेंबली की बात हो जाती है। नाउ लेट अस लुक एट द रिवीजन। स्टेट गवर्नमेंट अंडर पार्ट 6 आ रहा है। कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, CM मिनिस्टर लेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एज द लॉ मेकिंग बॉडी। तो ये 3 आपको यहाँ पे एलिमेंट इसके देखने को मिल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, गवर्नमेंट में कौन आ गया है, कानून बनाने वाले भी आ गए, कानून इम्प्लीमेंट करने वाले भी आ गए, स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में समझा किसके बारे में हमने चीज़ें कंप्लीट करी। हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपको स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग आपको पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। गवर्नर हो गया, इसके साथ में गवर्नर के बाद में हमने देखा था चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, आर्टिकल 163 से 164। इसके बाद में वी हैव सीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 163, आर्टिकल 164। इसके बाद में स्टेट लेजिस्लेचर 168 से लेकर 212। आपको एग्जैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा ब्रॉड आइडिया आपको होना चाहिए। इसके बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली देखा, लेजिस्लेटिव काउंसिल देखा, इसके साथ में एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 के अंदर हमने बात करी थी। इसके बाद में स्टेट जुडिशरी भी देख ली, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके साथ में सबऑर्डिनेट जुडिशरी की भी बात हो गई, आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक के ट्रैप्स देख लिए, और यहाँ पे हमने रिवीजन की लाइन देख ली। तो ये हमारा हो गया आज का ओवरऑल पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम कल की क्लास में गवर्नर को अच्छे से कवर करेंगे। अब ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ प्रेसिडेंट, और उसके बाद में मिल जाता है गवर्नर। आपने प्रेसिडेंट कवर कर लिया है, एक बार वापस से रिवाइज करो, मैंने PDF डाल दिए। ये PDF जो है ये पेड ग्रुप के पार्ट जो स्टूडेंट है उनके पास में पहुंच चुकी है। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन द माई क्रैश कोर्स रिलेटेड टू द 2026 प्रीलिम्स। इसके अंदर मैं आपको 6 सब्जेक्ट कवर करा रहा हूँ। तो वी हैव स्टार्टेड विद द पॉलिटी, आप ये लेक्चर्स देख लीजिए। इसके साथ में ऐसे ही आपको लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, कंटेंट में आपको कोई भी कमी नहीं रहेगी। जो जहाँ तक के हो सकता है पूरा पॉसिबल मैंने कोशिश करी है एक एक चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड करने की। नाउ लेट अस लुक एट द आंसर्स ऑफ द PYQ जो हमने शुरुआत में देखे थे। ये देखिए, ये हमने गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर से रिलेटेड देखा था। तो गवर्नर अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडिपेंडेंटली, ये सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत जा रहा है। तो 2 यहाँ से हट गया, 2 हट गया, तो वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन A ओनली, 1 और 3। इसके साथ में एक बार चेक कर लेते हैं। गवर्नर कैन सेंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिकमेंडिंग द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, बिल्कुल सही बात है। इसके साथ में गवर्नर कैन रिजॉल्व सर्टेन बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी सही बात है। 4th है गवर्नर फ्रेम रूल्स फॉर द कोड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये गलत है, गवर्नर ऐसा काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जितना अभी हमने बेसिक पढ़ा है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया है। कल हम गवर्नर को और डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप देखोगे बहुत सारे आपकी चीज़ें और भी क्लैरिटी आपके साथ में आती जाएगी। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। गवर्नर में रिजर्व बिल फॉर स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर कैन सेंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द स्टेट मशीनरी, आर्टिकल 356। तो तीनों की तीनों करेक्ट आ रहे हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया ये तो। ठीक है, अभी आपको पढ़ने के बाद में ईजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे या फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस लुक एट द PYQ, ये वाला जो है टेनर ऑफ गवर्नर। गवर्नर इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बिल्कुल गलत बात है ये तो, फर्स्ट हटा दो। तो 2 ओनली 3 ओनली ही हमारे पास में ऑप्शन बच रहा है। गवर्नर होल्ड ऑफिस फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5 years, बिल्कुल गलत। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल थर्ड वाला सही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 3 ओनली। नाउ लेट अस लुक एट द 4th क्वेश्चन, आर्टिकल रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल 35 years ऑफ एज होनी चाहिए। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट, ये तो बहुत ही कुछ आड़ी टेढ़ी बातें इन्होंने कर दी। और इसके साथ में ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये वहाँ पे शायद दिया नहीं था, लेकिन हम कल जब अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई होल्ड नहीं करना चाहिए। भाई ये तो ऑब्वियस ही बात है, नहीं तो क्या होगा, ऑफिस ऑफ अगर प्रॉफिट रहेगा, जैसे कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कोई पोजीशन हो गया, तो उसके कारण क्या कर सकते हैं, ये वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवर्नमेंट की पोजीशन, या फिर जहाँ से वो कहीं ना कहीं अपना जो ओहदा है उसका यूज़ करके वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फेवर ले सकते हैं। तो वो ऐसे केस में जहाँ पे उन्हें एक्स्ट्रा ऑफिस प्रॉफिट हो सके, वैसे ऑफिस को उन्हें होल्ड करना ही नहीं चाहिए, ये यहाँ पे है। तो बिल्कुल सही बात है, होल्ड नहीं करना चाहिए। तो थर्ड वाला हटा दो, थर्ड वाला अगर हट गया तो यू आर लेफ्ट विथ ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 एंड 4। आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर से रिलेटेड देखा था, द गवर्नर कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस। बिल्कुल गलत बात है, गवर्नर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस जो पार्डन कर सकते हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो 1 तो हट गया, या लेफ्ट विथ ओनली 2 ओनली। तो कितना इजीली आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसका मतलब है थर्ड वाला भी गलत है, गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन इन कोर्ट मार्शल केस। कोर्ट मार्शल में भी आप देखोगे प्रेसिडेंट, क्योंकि इनके सुप्रीम होते हैं कमांडर, सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्स, इसीलिए कोर्ट मार्शल भी प्रेसिडेंट माफ़ कर सकते हैं, गवर्नर कोई माफ़ नहीं करेगा। देखो गवर्नर कोई इंडिविजुअल स्टेट के हो गए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गवर्नर हो गया जैसे एमपी, तो एमपी के गवर्नर हो गए। अभी जो कोर्ट मार्शल होगा, कोर्ट मार्शल किसके ऊपर होगा, मान लो कोई आर्मी पर्सनल हो गया या नेवी पर्सनल हो गया, वो आर्मी पर्सनल तो लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर बॉर्डर पे काम कर रहा है, लद्दाख के अंदर कहीं काम कर रहा है, नेवी वाले कहीं विशाखापट्टनम के अंदर है। तो भाई इनसे कितनी दूर, इन कौन सा गवर्नर वहाँ पे काम करेगा, अरुणाचल का करेगा, या फिर वो व्यक्ति मान लो महाराष्ट्र का है जो अरुणाचल में काम कर रहा है, तो महाराष्ट्र के गवर्नर करेंगे। ये सब जो है ये इलॉजिकल आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। तो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, दैट इज़ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है कि किसको पार्डन करना है, किसको नहीं करना है। तो इलॉजिकल इस तरीके से भी गवर्नर यहाँ पे हो जाता है। यही छोटी छोटी ट्रिक है जो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम निकालने में काम आएगी। PYQ इसीलिए मैंने आप यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए हैं। गवर्नर पावर ऑफ पार्डन एक्सटेंड टू डेथ सेंटेंस। अब देखो अगेन सेम क्वेश्चन, बताओ, बिल्कुल इलॉजिकल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट पावर अंडर आर्टिकल 161 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो गवर्नर की जो पावर है जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है, बिल्कुल ये जुडिशियल रिव्यू, ये 161 मतलब वही जो पार्डनिंग पावर है। तो ये तो हमने प्रेसिडेंट के लिए भी देखा था, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर भी जुडिशियल रिव्यू में आ जाती है, गवर्नर की भी आती है। ये वाला जो क्वेश्चन था इसका तो हमारा डायरेक्ट आंसर मिल ही गया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये असेंबली वाला तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल ही गया होगा, अभी हमने डायरेक्ट पढ़ा भी था ये। इसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ CM की बात करें, CM इज इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। बोलिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट होते हैं क्या CM? सीएम को इलेक्ट कौन करता है ये बताओ पहले तो। CM इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर और CM इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, दो में से एक होगा, तो ये वाला तो हट गया। CM को अपॉइंट कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 ओनली तो होना चाहिए, 3 भी हटा दो ये वाला, और 3 वाला तो है ही नहीं ऑप्शन, तो 2 ओनली तो होना ही, 2 तो होना ही चाहिए। तो ये 1 ओनली भी हट गया, या तो 2 ओनली होगा या तो 1 एंड 2 होगा। इट मीन्स 50-50 तक आ गए। जब भी आप क्वेश्चन में 50-50 तक आ गए तो आपको वो क्वेश्चन को यू मस्ट हैव टू अटेम्प्ट, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे करेक्ट होने के। बोलते लोग हैं कि गलत होने के ज़्यादा चांस है, लेकिन करेक्ट होने के भी आपको अच्छे चांस मिल जाते हैं, 50-50 हो जाते हैं वो तो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, भाई नहीं, चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, चीफ मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करते हैं, बोलो ऐसा कुछ इलेक्ट। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है कहीं ना कहीं वो MLA के तरीके से जो इलेक्ट होते हैं, वो तो
पीपल इलेक्ट करते हैं उन्हें, है ना, डायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका। तो ठीक है, इलेक्शन किस तरीके से, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है उसके अंदर से आप देखोगे वो भी एक एमएलए बन के वहाँ पे जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर वो वहाँ पे सीएम के पद पे बैठ जाते हैं आफ्टर प्रूविंग द मेजोरिटी। ठीक है, अगर वो ऑल एमएलए नहीं है तो उनको एमएलए बनना पड़ता है। ये हमने पहले भी देखा था, है ना। आ, कब कब देखा था ये हमने देखा था यूनियन वाले चैप्टर के अंदर। सेंटर के अंदर जिस तरीके से आपको पीएम का देखने को मिलेगा, वैसे ही यहाँ पे सीएम के लिए भी केसेस देखने को मिलेंगे। अभी हमारा सीएम होना बाकी है, सीएम जब होगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ लेट अस लुक एट द PYQ9 लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड। इट इज़ अ परमानेंट बॉडी, बिल्कुल परमानेंट बॉडी है। इट कैन बी डिजॉल्व बाय द गवर्नर। भाई कहाँ से होगा, तो टू हटा दो, टू हटा दो, टू हटा दो, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, वन ओनली। सिंपल, इतना इजीली आपका आंसर आ गया। अब देखो, आपने तो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं। इट हैज़ अ इक्वल पावर विद लेजिस्लेटिव असेंबली इन द फाइनेंशियल मैटर, बिल्कुल गलत है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में फाइनेंशियल मैटर के लिए इतनी नहीं है, क्योंकि आधी जगह पे तो है ही नहीं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसी के क्रिएशन अबॉलिशन से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया। अभी हमारा वापस से लेजिस्लेटिव काउंसिल भी डिटेल में करना बाकी है, स्टिल हमारा आसानी से आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये अगर आपने शुरुआत में अगर देखा हो, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करी थी, तो वहाँ पे था कि भाई अबॉलिशन और इनको करने के लिए ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये पार्लियामेंट इजीली कर सकती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। कोई आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड थोड़ी कर रहे हो इसके लिए। पार्लियामेंट कैन क्रिएट और अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय सिंपल लॉ, बिल्कुल ये आपको इजीली देखने को मिल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, टू ओनली। इसके बाद में एडवोकेट जनरल के ऊपर क्वेश्चन आ गया। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इट इज़ द सॉरी ही इज़ द हाईएस्ट, बिल्कुल सही है। लॉ ऑफिसर, राइट टू स्पीक, बिल्कुल। राइट टू वोट, ये गलत है। तो थर्ड तो होना ही नहीं चाहिए, थर्ड जहाँ पे आ गया ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो वन ओनली, वन एंड टू ओनली, ए हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिए, इस तरीके से हमने टोटल 11 क्वेश्चंस देख लिए, और इसके साथ में हमारा आज का स्टेट गवर्नमेंट कवर हो चुका है। इन डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। और जिसको भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, बिल्कुल कनेक्ट कर लीजिए माइंड्स ऑफ यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक डाल दूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, सी यू सून।